करीम, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आज के दिन की मुनासिबत से दुआ कराई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मरूमीन की मग़फ़रत फरमाए। ये वाक़या जिस रोज़ रोनमा हुआ था, मैं उस वक्त एज़ अ ट्रेनी सिविल जस्ट कराची में ही था, तो ये वाक़या हुआ। उस वक्त जिस जो हमारे ऊपर कैफ़ियत तारी थी, और आज ये सुनकर वही मुझ पर तो लर्ज़ा तारी हुआ है, क्योंकि द वे दी brutalities were committed, it is very difficult to express। और अल्लाह मग़फ़रत फरमाए। खैर, ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहना है, और अल्लाह ऐसे वाक़यात से सानियात से हम सब की हिफाज़त फरमाए। आज मुझे पता लगा कि आई एम कन्फ्रंटेड विथ वेरी न्यू एंट्रेंट्स, और आप लोग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि यू आर वेरी यंग अनलाइक अस। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती स्टूडेंट में वो ये होती है कि टेस्ट को पास कैसे करना है। और वैसे ज़िंदगी तो सारा ही इम्तिहान है, अल्लाह ने हमने भेजा है तो इम्तिहान हमारा हर वक्त होता है। ये इम्तिहान बड़ा अहम है आपका, क्योंकि इससे आपके करियर की शुरुआत होती है। मेरे ख़्याल से जब पहली दफ़ा गेट्स का टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे वकला को कामयाबी हुई थी और बहुत सारे फेल भी हुए थे। हम जब शुरू में आए थे तो हमारे पास एक एडवांटेज था कि एग्ज़ाम भी बाहर लेती थी, और बाहर हमसे सिंध बार बड़ा मोहब्बत वाला सलूक करके पास कर देती थी। लेकिन आजकल एक सख्ती है, उस सख्ती में आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो लॉ आप पढ़ के आए हैं उसको दोबारा पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और एक अच्छे नंबरों से पास आएंगे। तो ये इट्स अनदर चैलेंज टू यू कि टू सी द लॉ, क्योंकि एक दफ़ा समझ नहीं आता। लॉ एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप जब भी पढ़ेंगे किसी फैक्ट के साथ तो वो दूसरी शक्ल, दूसरी माने देगा। तो ये कह देना कि लॉ हमने पढ़ लिया है, तो मैं कहूँगा कि ये अभी शुरुआत भी नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन अ बिगिनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट से, जो कि कानून शहादत है। आप सब जानते हैं कि कानून शहादत 1984 में प्रोमलगेट हुआ। सर कैन आई हैव अ माइक? इससे पहले देयर वाज एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 में इनेक्ट हुआ था, विच वाज अ ब्रिटिश लॉ। तो इस लॉ को पेश करने की ज़रूरत क्या हुई? सबसे पहले हमारे आइन में ये रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल 227 में कि एवरी लॉ शैल बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन कुरान एंड सुन्ना। और जितने भी हमारे कवानीन थे उस वक्त के, जो सदर साहब थे, उन्होंने अज़्म उठाया कि हम तमाम कवानीन को इस्लाम के ढांचे में संवारेंगे। तो कानून शहादत इज़ सब्सटेंशियली द सेम लॉ, लेकिन उनको कुछ इस्लामिक प्रोविजंस ऐड कर दी गई। अभी भी अगर आप पुराना एविडेंस एक्ट देखेंगे तो देयर इज़ नो सब्सटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सिर्फ डिफरेंस उस चीज़ का है कि इस्लामिक प्रोविजन ऐड की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इस्लाम में यह है कि अगर कोई कत्ल हुआ या कोई दीवानी मुकदमा हुआ जिसमें एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इट रिक्वायर्स टू बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। तो एक नंबर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का क्वेश्चन हुआ, तो नंबर ऑफ विटनेसेस सेक्शन 17 में ऐड कर दी गए। तो जो भी एग्रीमेंट होगा जो फ्यूचर लायबिलिटी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से, तो दैट वुड बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, 1 मेल और 2 मेल, 1 मेल और 2 फीमेल। इस हिसाब से जैसे जिना के केसेस हैं उनमें 4 एडल्ट मेल विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट टू प्रूव अ चार्ज। यानी कि इस्लाम ने ये तसव्वुर दिया कि मुख्तलिफ केसेस में, खा वो दीवानी मुकदमात हों या क्रिमिनल हों, उनमें एक नंबर ऑफ विटनेसेस फिक्स किया गया है हुदूद के केसेस में। लेकिन उसी जगह ये कानून कहता है कि देर आर नो नंबर फिक्सेस इन मैटर्स पर्टेनिंग टू ताज़ीर। ताज़ीर के केसेस में कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। यानी जहाँ इस्लाम ने बताया है कुछ हुदूद में जो कि 7-8 बनते हैं ऑफेंसेस, उनके अलावा कुछ सिविल में है। ताज़ीर के जितने भी केसेस हैं, अब मैं ताज़ीर कह रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जो कवानीन या जो पनिशमेंट्स स्टेट प्रोवाइड करती है, जो अल्लाह और उसके रसूल से नहीं, जो हमारा कानून, हमारी
मुकन्नना यानी कि लेजिस्लेचर मुकर्रर करते हैं, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, नंबर ऑफ विटनेसेस नहीं है। तो हम सबसे पहले आपकी, मैंने कुछ ये सोचा कि टेस्ट के हवाले से आपसे पहले बात की जाए, जो टेस्ट की टिप्स होती है, क्योंकि हमने भी बहुत दी हैं। एमसीक्यूज टेस्ट कोई 90s की कोई इजाद है, इससे पहले तकरीबन टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो मैंने आपका एक कोर्स देखा, तो कोर्स पे जरा नोटिस कीजिएगा, आपके कोर्स में सिर्फ कानून शहादत दिया गया है और जो सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स हैं, पीपीसीबी के कुछ चैप्टर्स दी हुई है, लेकिन कानून शहादत पूरा दिया गया है। तो इसका मतलब यू हैव नो चॉइस, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए जो प्रैक्टिस है वकला की और जो जजेस की, इस लॉ को हम पूरा पढ़ेंगे, यानी कि वेयर रीडिंग करेंगे तमाम सेक्शंस की जो आर्टिकल्स की शेप में है, डेफिनेशन से लेके आखिर तक। मेरे ख्याल में 165 आर्टिकल्स हैं, एम आई राइट? 166। और क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इन आर्टिकल से बाहर नहीं जाएगा। अगर 166 इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोबेबल क्वेश्चन 166 हो सकते हैं, तो पहले तो आप वेयर एक्ट पढ़ेंगे। इस वक्त कमेंट्री को पढ़ना नहीं आपने, क्योंकि कमेंट्री टेक्स टाइम। आपका एग्जाम कब है शेड्यूल? अलग-अलग डेट से of April, you have no time left. अच्छा, हम भी जब प्रिपेयर करते हैं अपने आप को सिविल जज के लिए, तो मैंने एडीजे का एक्सेल दिया, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये हुई कि आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, एक दफा, दो दफा और तीन दफा। मैं समझता हूँ उसके बाद आपके पास आजकल बुक्स होंगी, जो कि एक बुक है मोहम्मद सुहेल भट्टी के नाम से। उस बुक में कानून शहादत की जो एक्सरसाइज है वो आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेयर यू स्टैंड। तो सबसे पहली टिप तो आपको ये है कि यू रीड द वेयर स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द कमेंट्रीज, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी मुश्किल है और ये प्रैक्टिकल डिमांड करता है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझेंगे नहीं। और अभी अभी आप मेरे ख्याल में प्रैक्टिस बहुत कम लोगों ने शुरू की होगी। अच्छा, इसके बाद एक क्लास में बड़ा मुश्किल है किसी के लिए कि पूरे कानून शहादत को पढ़ा है। मैं समझता हूँ 100 क्लास भी कम है, लेकिन आपका लेक्चर जो है वो ऐसे डेवलप किया है कि जो जितनी भी अहम बातें हैं उनके हम कॉन्सेप्ट को समझें विदाउट रेफरेंस टू द सेक्शंस और आर्टिकल्स। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे पहले, तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा और आपकी तवज्जो से मुझे भी थोड़ी समझ आ जाएगी कानून शहादत की। यस, स्लाइड नंबर 1। एविडेंस की डेफिनेशन क्या है आपके ज़हन में? व्हाट इज एविडेंस? यस, दिस इज रिटन हियर, डोंट सी इट। आपकी अपने ज़हन में क्या है? आप माइक दीजिए, दूसरा माइक लेके जी बता दीजिए। आई एम हियरिंग यू। Evidence information which proves or disproves on the any fact. यस, वेरी गुड। और इसके अलावा it is an information to prove or not prove any fact. Evidence means a collection of fact. Collection of fact for what purpose? Every purpose. Either fact and issue or a fact and issue and relevancy of fact. Okay. Issue and fact. Any other from the girls section? क्या एविडेंस की क्या आपको कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम अभी बुकिश डेफिनेशन को नहीं देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एविडेंस, क्योंकि डेली द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटीज एंड राइट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स। ये मेन ऑब्जेक्ट, कोई भी फैसला होता है, कोई भी इशू होता है जिसके लिए शहादत एविडेंस चाहिए होती है, उसके बुनियाद पर फैसला होता है, चाहे कोर्ट में हो या कोर्ट से बाहर हो। तो हमारे पास जनरली शहादत या एविडेंस टर्म यूज होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? यस प्लीज। Methods of preliminary inquiry. यस, वेरी राइट। और कोई ऐसी चीज जो दूसरे ऑडियंस ना जानते हो?
अच्छा, अब देखते हैं कि क्या है। एविडेंस इज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग और डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ एन एलिगेशन और इवेंट। यू एग्री? एक कॉन्सेप्ट तो ये मिलता है कि ये एक व्हीकल है, एक मीन्स है टू डिटरमाइन सर्टेन इवेंट्स। अच्छा, सर्टेन इवेंट्स की ट्रूथफुलनेस और अदरवाइज। यहां तो हम किसी चीज, हम सच की कोर्ट में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू डिस्कवर ट्रूथ, राइट? तो ये ट्रूथ की एक व्हीकल है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ। और a testimony of a witness or of a child। कानून शहादत दो चीजों पे, प्राइमरी दो चीजों पे डिपेंड करता है एविडेंस की। एक है ओरल, दूसरी है डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस भी कई किस्म की है, डॉक्यूमेंट्री भी कई किस्म की है, लेकिन प्राइमरली आप अगर एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे 2(c) में, एविडेंस वो बताएगा एक ओरल और दूसरी बताएगा डॉक्यूमेंट, राइट? तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है जिसमें पिक्चर, मैप, ड्राइंग, प्लान्स, फिंगरप्रिंट्स। अभी कुछ रोज पहले मैं केस चला था जिसमें एक औरत मरते वक्त एक शख्स का कातिल का नाम लिख के जाती है और आला कत्ल का दूसरे पेपर पर। दिस इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन, बट शी ओनली राइट्स नेम, नथिंग एल्स, नॉट द होल इंसिडेंट। ये डॉक्यूमेंट हो। कुछ लोग कह रहे हैं, तो कह रहे हो अगर कोई आदमी मरते वक्त कातिल का खाली नाम लिखता है, इज इट अ डॉक्यूमेंट? यस, इट्स अ डॉक्यूमेंट, बिकॉज समथिंग इज रिटन ऑन such substance। कोई भी हो, पत्थर हो, पेपर हो, दरख्त का पत्ता हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी, किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी चीज लिखी जाती है कई तरीकों से, या तो मार्क से, या फिगर से, या नंबर से, या चाइनीज किसी भी लैंग्वेज में, वो दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट की सीडी इज आल्सो डॉक्यूमेंट। सीडी जो कंप्यूटर यूज करते हैं। तो एविडेंस के कॉन्सेप्ट में दो चीजें ब्रॉडली, ओरल एंड डॉक्यूमेंट। All evidence present in court must be perceived by the judges through any of his or her 5 senses: sight, hearing, touch, smell और taste। अगर कोई ऐसी एविडेंस जो perceptible ना हो to the court, that is not called an evidence। ये सारी चीजें, oral हो, documentary हो, whatever form हो, that must be produced before the court where the fact is being tried, where the judgment is supposed to be pronounced। अगर कोर्ट की परसेप्शन में नहीं आती, that is not evidence। Be sure। Next please। Yes please। हेयरिंग होगी, टेलीफोन है, वीडियो लिंक है, तो उसको देख रहा होगा, जैसा देख रहा होगा, आप मुंसिफ भी सुनेगा, उसका वकील भी सुनेगा कि क्या ऐसा हुआ है। हमने मॉडल कोर्स में एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक भी करवाई है और ऑडियो लिंक भी कभी कभार कनेक्टिविटी की वजह से कि वो पिक्चर क्लियर नहीं आती तो ऑडियो से होती है, ठीक है? तो यस, हाँ जी, अगर ये फरमा लें कि कोई बंदा मर जाता है, कोई लिख रहा है कोई, तो the person who sees this fact would come in the witness box and report such fact। dying declaration हम पढ़ेंगे भी। dying declaration वही है, the person who gives evidence, who makes such a statement either orally or in writing, not supposed to be examined because he is dead by the time such evidence comes through another source, and that is why it is called a weak type of evidence। Unless it comes from horse mouth, it cannot be considered unless it is corroborated fully by attending circumstances। mere words of a person that अक्सर ये होता है कि वो मर रहा था, एक आदमी को एक केस में 15 गोलियां लगी, उसके जो 7 लोग थे वो कहते जो 15 गोलियां लगी लेकिन 7 लोगों के नाम पता गया बल्दियत के समय। इज इट पॉसिबल? हमारी कोर्ट्स में और दुनिया की किसी भी कोर्ट में गवाही आती है, ये एक किस्म की गवाही है जिसको असेस कोर्ट ने करना, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, अब एक ये फैक्ट्स
इन इशू क्या है, ये बड़ी डिफिकल्ट लिखी हुई है काम शहादत में लैंग्वेज। सिंपल मैं बता देता हूँ दो एग्जांपल्स। एक तो सिविल का केस है, दूसरा क्रिमिनल। सिविल में ये एक कहता है कि ये घर मेरा है, डिफेंडेंट कब्जा किए हुए है, डिफेंडेंट कहता है कि नहीं ये मेरा है। A fact is asserted by one party and denied by another. This becomes the fact in issue, right? क्रिमिनल केस में ए कत्ल करता है बी का, ठीक है? ए ने बी का कत्ल किया, ए हुआ अक्यूज, बी हुआ मकतूल। तो प्रोसिक्यूशन कहेगी कि जनाब इसने किया है, अक्यूज कहेगा हमने नहीं किया। तो ये क्या बना, ये अश्यू बना। इस केस में फैक्ट इन इशू ये हुआ कि वेदर ए विल बी, उस सिविल केस में वेदर द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है? ये फैक्ट इन इशू कितना ये आसान है समझने में। आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो पता है इसमें क्या लिखा है। आज तक हम नहीं समझ सके कि ये डेफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इस चीज से नहीं गुजरते तो हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। अच्छा, ये तो हुआ फैक्ट इन इशू। दूसरा सबसे बड़ा मसला काम है चार्ज का कि रिलेवेंसी फैक्ट क्या है, क्योंकि रिलेवेंसी या फैक्ट में 110 आर्टिकल्स हैं। इट स्टार्ट, अच्छा मैं फिर आपको बताऊं एक चीज जो मुझे मिस हो गई। आप जब भी कोई एक्ट लें तो पहले तो इस चीज को असरलेन करें ये कौन सा एक्ट है। इज इट अ फिजिकल स्टैट्यूट, इज इट अ पीनल स्टैट्यूट, इज इट प्रोसीजरल, इज इट रेमेडियल, इज इट और कोई आप बता, इनेबलिंग, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, ये सारे टाइप्स हैं। तो कानून शहादत कौन सा एक्ट है? पहले तो ये कानून शहादत जी एडजेक्टिव और प्रोसीजर, और इसका दूसरा नाम दो आगे एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, और इसका कोई नाम सब्सटेंटिव लॉ क्या है? पहले माइक भी दिखाइए। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? that the violation in their right to move. और कोई यू सी, और कोई देखें गलत तो सही हो बता दे, कोई छोड़ी। ये रिकॉर्डिंग मेरी और आप लोगों की नहीं। और कहेंगे तो आपके तो फोटोशॉप आ गई है, डिलीट भी कर देंगे Create the crime. जी। Create the crime. Which creates, okay, good, very creates rights और creates liabilities। देखें पहले तो हम किसी भी स्टैट्यूट को जब पढ़ेंगे तो देखना ये है कि ये एक्ट कौन सा है, वो कहां से पता लगेगा कि एक्ट की नेचर क्या है। From where we would come to know that what kind of statute is it? Oh yes, very good. तो Mr. Asham is there. टाइटल में नहीं लिखा हो तो आपके पास है, मोबाइल फोन सबके पास होंगे, मोबाइल पे कानून शहादत पीडीएफ की तरह निकाल दीजिए। देखिए इसके टाइटल क्या है। टाइटल इज कॉल्ड इट्स प्रीएम्बल। अच्छा, एक तो स्टैट्यूट है, उसके पार्ट्स हैं बहुत सारे। सबसे पहला पार्ट है उसका टाइटल, बल्कि उसको यूं कहें प्रीएम्बल, व्हिच इज कॉल्ड शॉर्ट टाइटल, इब्तिदाइया। अच्छा, कुछ लोग मुझे पता चला आउट ऑफ द बाउंड्स में हैं, वहां पर अच्छा वहां पंजाब से है, केपी से है पंजाब। वहां ये बड़ा आसानी है कि कानून उर्दू में बताया था, होना भी ही चाहिए। तो हमारा अंग्रेजी के साथ क्या लेना है पहले ये बता। हमारी कौमी जुबान उर्दू है, समझी जाती है, बोली जाती है। इन्होंने खैर इट्स अनदर मैटर जी। ये परसेप्शन ये है, हर जगह नहीं, लेकिन ये परसेप्शन है कि अंग्रेजी से बोलता है तो ये अच्छा ही होगा। दिस इज मिसपरसेप्शन। हमने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। तो चाइनीज, जर्मन्स, रशियंस, टर्किश और अमेरिकन फ्रेंड वही अंग्रेज और वो ब्रिटिश, इसके अलावा दुनिया की कोई दूसरे की जबान बोलती है। इसलिए मैंने अंग्रेजी को कम से कम रखा है, जहां जरूरी हुआ वहां पर। हमारी जबान उर्दू, आइन में ये लिखा है कि कौमी जबान उर्दू है, लेकिन तो अंग्रेजी से कोई खास लगाव नहीं, लेकिन मजबूरी है हमारी।
जी हम कहाँ थे? अच्छा, हम थे उस वक्त इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो किसी ने ओपन किया पीडीएफ में काम शहादत? Who has done this? Half an raise your hand. Yes, आप पढ़ेंगे? इब्तदाई एक्ट के बगैर तो एक होता ही नहीं क्या? अच्छा आपने और कोई? अच्छा आपके पास बुक है, इसमें है प्रियम्बल, इसको दीजिए भाई मोहम्मद, आपके पास Sir, Nikela, where it's extended to rely, amend and control that the law evidence so as to bring it in conformity with injection of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. इससे पता लगा कि कोई एक्ट है, कोई दूसरी भला है। इससे पता लगा कि क्या है? देखें प्रियम्बल लास्ट की नहीं हर चीज बताए। सीआरपीसी का प्रियम्बल देखें इसी तरीका है। तो एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ प्रोसीजर जैसे ही। अच्छा इससे एक चीज बात पता लगती है, इट इज रिलेटेड टू अ लॉ ऑफ एविडेंस, शहादत से मुतल्लिक। दूसरी है कि इसमें दिस इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट, यानी कि पहले इससे एक्ट बना है, इसने इसको कंसोलिडेट किया है। इससे पहले 4-5 एक्ट थे, 1872, 1865, इस्लामिक रूल्स और ब्रिटिश कॉमन लॉ के रूल्स। लेकिन कंसोलिडेट हुआ है सबसे पहले 1872 में, एक यूनिफॉर्म लॉ बना, और उसके बाद हमने जब इसको इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक बनाया तो देन इट इज फर्स्टली कंसोलिडेटिंग एक्ट। दूसरा आपने बताया प्रोसीजरल एक्ट है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर। दूसरी बात प्रोसीजर और सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो राइट्स और लायबिलिटीज क्रिएट करता है। प्रोसीजर वो होता है जो इनको डिटरमाइन किया जाए कि राइट्स और लायबिलिटीज कैसे डिटरमाइन होंगी। फॉर एग्जांपल किसी घर में चोरी हो जाती है तो मालिक पूछता है इसकी सजा क्या है, कोई उसको बताता है कि इसकी 7 साल या 3 साल जो भी है। तो अब सजा तो है इसकी, हमने चोर भी पकड़ लिया, अब इसका करें क्या? हाउ टू गिव हिम अवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब प्रोसीजर बताता है इसकी पहले एफआईआर होगी, ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बताता है एफआईआर कैसे होगी, कौन काटेगा, उसकी सब्सटेंस क्या होगी, कहां रजिस्टर होगी, और इमीडिएटली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है वो भी उसमें लिखा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद होती पुलिस रिपोर्ट, व्हिच इज कॉल्ड चालान या अदरवाइज एबीसी क्लास, जो मेरे ख्याल से पंजाब में नहीं है एबीसी क्लास होती है। चले तो ये इसका यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। तो उसके बाद ये आता है ट्रायल में, ट्रायल के बाद उसकी होती है शहादत, और शहादत के बाद जजमेंट। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें इस बात की गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हम सब्सटेंटिव लॉ तक पहुंचे कैसे। जो हमारा पर्पस है किसी को सजा दिलाना या कोई राइट अपना इन्फोर्स करवाना थ्रू कोड ऑफ लॉ, थ्रू अदर डिपार्टमेंट्स, तो प्रोसीजर और सब्सटेंटिव लॉ का कोरिलेशन ये है। हम वापस होते हैं तो आप सबसे पहले उस एक्ट को देख के ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा लॉ कौन सा है। फर्स्टली कंसोलिडेटेड लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि इसमें एविडेंस को प्रोड्यूस करने का तरीका बताया गया है, एविडेंस की काइंड्स बताई गई हैं, और एविडेंस के मुताबिक ही सारा ये लॉ है। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। कुछ चीजें इसमें हैं जो कि प्रिविलेजेस बताती हैं, जैसे कि विटनेस की प्रिविलेजेस, आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक। अगर कोई विटनेस सच ना बोले उसको जबरदस्ती बुलवाया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल, कोई ऐसी चीज हो कि वो खुद कसूरवार हो, तो उसको सजा नहीं हो सकती, बता सकता है। इस अगर कोई पुलिस वाला हो तो उससे नहीं पूछ सकते कि आपको इंफॉर्मेशन किसने दी थी इस ऑफेंस की, नहीं पूछ। ये कुछ प्रिविलेजेस हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 5 ऑल्सो। तो ये सारे प्रिविलेजेस भी हैं। उसके अलावा सारा जो एक्ट है दैट इज प्योरली प्रोसीजरल, और रेमेडियल भी कहते हैं प्रोसीजरल लॉ को, रेमेडियल लॉ भी, क्योंकि रेमेडी प्रोवाइड भी करता है। तो ये हो गया एक्ट की। उसके बाद एक्ट, एवरी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फर्स्टली अब आपको
तीन पार्ट में कानून शहादत बताते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, पार्ट 1, राइट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 1 टिल आर्टिकल 110, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका ऑन प्रूफ, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 111 टिल आर्टिकल 128, ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंस, दिस इज अ थर्ड पार्ट। अब आपको जब भी कोई चीज ढूंढनी हो किसी लॉ में, तो पहले उसके स्केलेटन, उसके स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज मुझे कहां ढूंढनी है। रिलेवेंसी में भी चैप्टर है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एक्सपर्ट एविडेंस, उसके बाद है ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्रिजम्पशंस। फिर आता है चैप्टर है उसका जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, और उसके बाद स्टॉपल। फिर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ और उसकी कुछ इकसाम। फिर इसके बाद प्रोडक्शन और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है। दिस इज होल कानून शहादत। अच्छा, अब हम ये आप जब स्कीम समझेंगे इस कानून से, तो आपको एक चीज और एडवांटेज होगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा जो प्रोविजन है कौन से पार्ट में है, कौन से चैप्टर में है, और उसकी माने प्रोबेबल क्या होगी। अगर अनक्लियरिटी है, आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट होती है किसी इंटरप्रिटेशन करती है तो कैसे करती है। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक तो जनरल प्रोविजंस, आप सब जानते हैं हर कानून में होते हैं जनरल, दूसरे स्पेशल प्रोविजंस, तीसरे सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। जनरल प्रोविजंस आर फॉर जनरल, जैसे कि ट्रायल है, इट कम्स इन द जनरल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजंस हैं जैसे कि एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज, दिस इज स्पेशल प्रोविजन। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस में आता है बेल, श्योरिटी बॉन्ड, उसका फॉरफीचर एग्जैक्टली। तो व्हेन there is a conflict between two laws, between two provisions, general and special, the special provision would prevail. For example, in CRPC it is mentioned that state evidence of the statement of witnesses is to be recorded in presence of the accused. This is a general provision. Exceptionally provision says, special provision, that in case his attendance is exempted, 540A valid, then evidence trial can be conducted in presence of his counsel. और इसी तरह आप सेक्शन 205 भी यही कहता है कि उसकी अटेंडेंस एग्जेम्प्ट कर ली तो आपको ट्रायल चला, तो ये स्पेशल हुआ और वो प्रोविजन जनरल है। और सप्लीमेंट्री प्रोविजन वुड ऐड द जनरल एंड स्पेशल प्रोविजन। सप्लीमेंट्री प्रोविजन में बेल आती है, वो बेल किसका, ट्रायल का ऐसा है किसी का, लेकिन इट्स अ पार्ट, बेल इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, तो उसको वो ऐड करता है। उसके साथ वो फीचर है बेल के साथ ही, तो वो कैसे होगा, उसका क्या कौन श्योरिटी स्टैंड होगा, श्योरिटी फॉर फीचर का क्या प्रोसीजर है, दैट इज प्रोवाइडेड देयर। तो दैट थ्योरी by which you would see the skeleton of the whole statute would reveal you many things, would make it easy for you to interpret. राइट, ये कानून शहादत मैंने आपको बताया कि ये तीन पार्ट में ही है। और अब जैसे पहले हमने देख लिया इसका इब्तिदाइया, और इसके बाद होता है इसका पार्ट शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट। आर्टिकल 1, एम आई राइट? क्या कहता है आर्टिकल 1? एक्सटेंट यानी उसकी हद कितनी है। अच्छा ये बताइए मुझे, आपका तो भी पढ़ा होगा, आपने अभी एग्जाम दिया है, कानून शहादत कहां एप्लीकेबल नहीं है, where it is not applicable, और किसी चीज में इसके अलावा, सॉरी फैमिली, वेरी गुड, किसने कहा है, वंडरफुल वंडरफुल। और इसके अलावा सर्विस मैटर्स में नहीं, सर्विस मैटर्स में डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है किसी की, इंसपाती कार्रवाई कहते हैं, उसमें है एप्लीकेबल, उसमें तो आप वकील भी नहीं कर सकते, सॉरी टू द बार, लेकिन
उसमें प्रोविजन। अच्छा, कोर्ट मार्शल में कर सकते हैं? अच्छा, कोर्ट मार्शल में, अच्छा क्यों फैमिली कोर्ट में क्यों ये इनएप्लीकेबल है? रीजन क्या है? स्पेशल लॉ। लेकिन दूसरा रीजन, बिकॉज the purpose of enacting that law was to do away the formalities which we usually do in civil cases. इसमें बहुत सारी formalities आप देखें, ऑर्डर 7(6) में प्लीडिंग डिफाइंड में, 7 में प्लेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट है, 9 और 10 में भी एक फॉर्मेलिटीज है, उसके बाद इशू बनते हैं ऑर्डर 14 में है। रेंट लॉ में देखें कितना इजी है, आपने रेंट एप्लीकेशन दी, उसके बाद ऑब्जेक्शन आया, इश्यूज फ्रेम नहीं करने, आप डायरेक्ट एविडेंस पे आ गए। एविडेंस दी कैसे कि आपको एक एविडेंस वो देना है, एफिडेविट, उस पे क्रॉस होगा। ये दो लॉज हैं, एक फैमिली कोड एक्ट है, दूसरा एसआरपीओ सिविल राइट प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस, जिसमें कानूनी शहादत के रूल जो दिए गए हैं वो हैं, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा आर्बिट्रेशन में इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी चंद अहम बातें हैं कानूनी शहादत की। अब इसमें जो इस्तिलाहात हैं, जो इसका जो टर्म्स हैं जो यूज होती हैं एविडेंस के हवाले से, उसको हम थोड़ा देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था। इन अदर वर्ड्स, एविडेंस इज द मींस सैंक्शन्ड बाय द रूल्स। ये जितनी भी एविडेंस है, आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो पंच हो, वडेरे हो, जिरगा हो, उसमें क्या उसमें रूल्स एविडेंस के एप्लीकेबल होते हैं? वो इस चीज को देखते हैं कि ऐसे है, एडमिसिबल है, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, इसको देखते हैं। तो do you think that trial conducted outside the court is a fair trial? क्यों? सिविल में है, किसने कहा? हाँ, you are from KPK? You are from amendment हुई वहाँ पे? amendment हुई क्या? नहीं, mediation क्या कह रहे हैं? अच्छा, mediation is an alternate resolution dispute. वो trial की बात है। अगर वहाँ देखें, वहाँ जो सेटलमेंट होती है, there is consent of the part. जैसे आर्बिट्रेशन है, वो एक अलग फॉर्म है जिसमें बताया गया है कि आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, टेक्निकल चीज को साइड पर रखें और आर्बिट्रेशन एक अवार्ड देते हैं, उसके ऊपर रूलिंग है। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ट्रायल की बात। अगर आपने जिंदगी में कोई भी फैसला किया हो, क्या किसी जगह में चिल्ड्रन की हो या बैठे हो, तो ऑन रुकर आपने देखा होगा किसी ने ख्याल किया होगा जो भी आप बात कर रहे हैं, इसमें नहीं आ रही क्या? माइक लगा, आवाज़ का इशू आ रहा है वीडियो पे। अच्छा, यहाँ लगा जियो वालों का तो नहीं। अच्छा ठीक है। तो मकसद ये है कि हमारे पास इन जो बार सेटलमेंट होती हैं, इसमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। कानूनी शहादत के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अंडरलाइंग। फर्स्टली, द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू मीन्स प्रिंसिपल फैक्ट्स जो सिर्फ इशू से जुड़े हुए हो। एक चीज इशू से जुड़े हुए, इसमें रिलेवेंसी भी आ जाती है। दूसरी, इन्होंने तो मुझे जंजीरों में बांध दिया। नाउ हाउ कैन आई मूव फ्रीली? आर्टिकल 17 की वायलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एनीवे, इसको अगर सर इसको आप इधर रख दें जेब में, अब इजी हो जाएंगे। ठीक है, इसको सैनिटाइज किया आपने? ठीक है, तो हम एसओपी के तहत भी नहीं चल सकते। एनीवेज, तो पहला जो प्रिंसिपल है इस लॉ में, एविडेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्स इन इशू। दूसरा ये है, बेस्ट एविडेंस शुड कम फॉरवर्ड। बेस्ट एविडेंस रूल जानते हैं कि क्या है? व्हाट इज बेस्ट एविडेंस? यस, एनीवन? बेस्ट, यस, प्राइमरी, ओरिजिनल, फर्स्ट सोर्स। क्रिमिनल है तो ऑक्यूलर,
या सिविल है तो डॉक्यूमेंट्री ओरिजिनल, इसको कहते हैं बेस्ट एविडेंस रूल। और इसका इफेक्ट भी है, अगर बेस्ट एविडेंस पेश ना की गई तो देन एडवर्स इंप्रेशन इज टू बी टेकन बाय द कोर्ट। ये दूसरी इसकी तीसरा प्रिंसिपल इसका ये है कि नो हेयर से एविडेंस शुड कम ऑन रिकॉर्ड। दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑन विच द होल एडिफिस, इसकी जो बुनियाद है एविडेंस एक्ट की, वो खड़ी हुई है। अब ये आप तीनों चीजें देखें, न जरगे में होती है, न आउटसाइड कोर्ट जितनी सेटलमेंट्स होती है वहां नहीं होती। इसीलिए इसके रूल्स बने, जो एडजुडिकेशन कोर्ट्स में हो उस पर सिर्फ रिलेवेंट एविडेंस हो, फैक्ट्स एंड इशू से उससे हो, इन कंफॉर्मिटी हो, हेयर से नहीं हो, और बेस्ट एविडेंस हो। क्योंकि इनको अगर ऐसी एविडेंस प्रोड्यूस होगी तो वी कैन से दैट इज दैट द अक्यूज्ड और द प्लैंटिफ और द डिफेंडेंट विल हैव अ फेयर ट्रायल एंड द जजमेंट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ? हम ये तकरीबन रोज शुरू करते, भाई इसका प्रूफ क्या है? कहीं कहते हैं इसकी शहादत कहाँ है, प्रूफ क्या है? व्हाट डज इट मीन विदाउट कॉपिंग द मटेरियल? जी सॉरी, हाँ गुड। और अपने अपने जहन से बताएं, और ये मटेरियल आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम KPA बाय मिस्टर आसिफ कोरेजो। सही आसिफ, ज्यादा तो नहीं कहेगा? ये कोई इशू नहीं है, ये तो मिल जाएगा। देखें इसमें लिखा है कि प्रूफ इज डिफरेंट फ्रॉम एविडेंस। एक होता है कॉज, दूसरा होता है इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट में जो डिफरेंस है वही एविडेंस और प्रूफ में है। किसी चीज़ की शहादत दे देना, एविडेंस दे देना, गारंटी है कि इट्स प्रूफ। अभी मैंने बताया था डाइंग डिक्लेरेशन का, किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी तो इसका मतलब आप फांसी पे चढ़ा दोगे? नहीं, इट्स एविडेंस, दो एडमिसिबल, रेलेवेंट, बट इट इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ के लिए आपको एविडेंस का ठोस होना लाजमी है। एविडेंस शुड बी कोजेंट, रिलायबल, ट्रूथफुल, क्रेडिबल, और जितनी आप अंग्रेजी लिखें। तो एविडेंस और प्रूफ में ये डिफरेंस है। सो इट मीन्स हम जब लिखते हैं जजमेंट के द पॉइंट नंबर 1 और इशू नंबर फला इज प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, तो इसका मतलब ये है कि सम टोटल ऑफ एविडेंस के बाद कोर्ट एविडेंस पे फाइंडिंग देती है, दैट इज कॉल्ड प्रूव और नॉट प्रूव्ड, वट एवर बी द रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग। प्रूफ इज दैट विच कन्विंस, एविडेंस इज दैट विच टेंड्स टू कन्विंस। अच्छा, प्रूफ यही है जो पता है आपको, प्रूफ इज द परफेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर विदाउट एविडेंस देर इज नो प्रूफ, दो देर मे बी एविडेंस विच डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ। एक दूसरे के लिए ये नहीं कह सकते कि एविडेंस है तो प्रूफ हो गया, और प्रूफ है तो एविडेंस है, ऐसा नहीं। एविडेंस दी जा सकती है लेकिन प्रूफ के लिए वो नाकाफी हो सकती है, राइट? लेकिन जो प्रूफ होगा उसके पीछे यकीनन कोई एविडेंस होगी। लेकिन अगर हम क्या करें कि खुद प्लीड गिल्टी करे तो इज इट एविडेंस? इज इट एविडेंस? ये क्रिकेट में हिट विकेट क्या होता है? इज इट आउट और नॉट आउट? अगर ये तो फिर इशू ही नहीं बना। अगर कोई एडमिट करे फैक्ट, जैसे अगर डिफेंडेंट क्लेम एडमिट करता है प्लेंटिफ का कि जी ठीक है घर आपका है, खत्म हो गई बात, फिर तो दिस इज एडमिशन, राइट? स्टॉपेल वुड अप्लाई। इसलिए देखें, आप कानून शहादत, मैं कहता हूं इट हैज अ मैजिकल इफेक्ट बोथ ऑन कोर्ट्स एंड जजेस। और ये क्लाइंट्स को मत सिखाएगा, वो फिर आपसे खेलेंगे ये, क्योंकि कुछ मैं भी कुछ वकालत की है कि आप जितने ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड क्लाइंट को सिखाएंगे कल वो आपसे कहेगा सर इसमें तो ये तो फर्दर इंक्वायरी का केस था, आप जज को समझा नहीं सके।
बेल डिसमिस करा के आ गए। खैर आगे प्लीज, नेक्स्ट। Stated proof is result of evidence. Evidence is the means which leads to proof. Proof is the effect of evidence, that establishment of a fact by evidence. ये तो अब क्लियर है, प्रूफ और एविडेंस, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आगे चलिए प्लीज। अब है एक एविडेंस एडमिसिबिलिटी, जो कि आजकल प्रैक्टिस में इसको बहुत कम अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो आईओ कहता है कि सर वो हमने इसको पकड़ा और इसने अपना जुर्म कबूल किया। मैं सोचता हूँ कि कोई डिफेंस काउंसिल इस पर ऑब्जेक्ट करे कि मुलजिम कन्फेस कर रहा है पुलिस के सामने और देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, और मैं लिख लेता हूँ ठीक है, अब इसको पता चले कि क्या इसका इफेक्ट आता है। अब देखें, ये जो कानून है कि जो इनएडमिसिबल एविडेंस है वो अगर रिकॉर्ड पे आ जाए तो दैट वुड नेचुरली प्रिजुडाइज माइंड ऑफ द जज। इसलिए फेयर ट्रायल इज नॉट पॉसिबल। अगर जज साहब ने देख लिया कि जब पुलिस के सामने किया तो इसने किया होगा, ही इज मेकिंग हिज माइंड, तो डिफेंस लॉयर को करना ये चाहिए कि ही शुड ऑब्जेक्ट, माय लॉर्ड दिस इज inadmissible evidence. Disclosures made by the accused in presence of the police are prohibited, inadmissible under Article 37, 38, 39, unless they are made before a magistrate or their confession leads to discovery. क्या डिस्कवरी हो? अगर कोई मुल्जिम कहता है पुलिस के आईओ के सामने कि मैंने कत्ल किया है, तो ये इनएडमिसिबल, लेकिन कहता है कि मैं आलाए कत्ल बरामद कर सकता हूं। आलाए कत्ल फिर आर्टिकल 40 में दे दे, मैं आर्टिकल 40 में दिस द होल एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। अगर आलाए कत्ल प्रूव हो जाता कि वही है तो देन एग्जैक्टली मैं डिस्कवरी कर Article 14, sir. According to case to Article 14, things which is discovery from the accused. Ex- Exactly. It is relevant, not proof again. So by understanding the meaning of proof, we come to know it is admissible as well as relevant, not a conclusive proof that the confession, extrajudicial confession made by the accused would be true and voluntarily. Right? So दूसरी, अच्छा, admissibility वो एविडेंस होती है which is not prohibited by law. जैसे कि hearsay is prohibited, it is not admissible. दूसरी, relevant एविडेंस जो है दैट इज एडमिसिबल। रेलेवेंट कितनी एविडेंस है? 110 आर्टिकल्स हैं रेलेवेंसी के, सारी एविडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट रेलेवेंट, सेकेंडरी एविडेंस रेलेवेंट, प्रिजम्पशंस ड्रॉन अंडर टू। अच्छा, मैं आज ये सोच के आया था कि इस थोड़े से चक्कर में, हम थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैं प्रिजम्पशन की तरफ एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपकी गेट की तैयारी अधूरी रह जाएगी हमारे शौक में आपके, क्योंकि उस प्रिजम्पशन को दैट हैज़ अ मैजिकल इफेक्ट। हम डेली कोई ना कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे होते हैं। अभी कोई बंदा वकील के ड्रेस में अगर कोर्ट में बैठा हो, क्या प्रिज्यूम करेंगे? ही इज अ लॉयर। कोई बंदा यहाँ पे कोई चीज़ रख के बेचने के लिए जा रहा हो तो आप यही समझेंगे सेल्समैन है, लेकिन कहीं लिखा हुआ। लेकिन आसिफ कोरे जो उस वकील को वकील की प्रिजम्पशन नहीं देंगे जब तक उसका कार्ड चेक नहीं करेंगे। एम आई राइट सर? क्योंकि ये, अच्छा मैं ये बता रहा हूं, ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है। 2-3 तरह की प्रिजम्पशन है कानूनी शहादत में। चलिए छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ। एक प्रिजम्पशन है 90 आर्टिकल से लेके 96 तक है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, आर्टिकल्स में हो सकती। अच्छा, इस प्रिजम्पशन में यह है परमिसिबल प्रिजम्पशन, यानी कि दिस इज रिबटेबल। इसका अगर कोई जवाब दे, जैसे मैंने अभी एक प्रिजम्पशन बताई, एक वकील के लिबास में बैठा हुआ है, प्रिजम्पशन लोग यही करेंगे ये वकील होगा, लेकिन कोई जनरल सेक्रेटरी ने उसको देखा नहीं होगा, ना उसका वोटर होगा, तो फिर ये कहेगा कि जनाब कार्ड शो करें, कार्ड उसके पास होगा नहीं, तो देन दैट प्रिजम्पशन इज रिबटेबल, राइट? अच्छा, कुछ प्रिजम्पशंस ऐसी हैं जिनको सिर्फ रिबट नहीं किया जाएगा, डिस्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉक्यूमेंट
called 30 years old registered document, क्या presumption होगी? Genuine. ये presumption होगी shall presume, mandatory, obligatory. According to Article 101 and 100. Article 101, 100. देखिए यही है 101. अच्छा 100 and 101 यही है. थैंक यू. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग असिस्टेड बाय एन एबल लॉयर. तो ये अच्छी बात है. अच्छा यही है. इसके मुताबिक अगर कोई 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट है तो देयर इज अ शैल प्रिजम्पशन, यानी कि आप मैंडेटरी प्रिजम्पशन करेंगे. और तीसरी चीज है देयर इज कंक्लूसिव प्रूफ. कंक्लूसिव प्रूफ. जजमेंट इन सिविल केस रिगार्डिंग डिक्री which determines right of any person, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी अगर वो जजमेंट रेलेवेंट होगी किसी दूसरी प्रोसीडिंग में. जैसे कि अगर कहीं 489F का केस चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में और उसी चेक को उस अक्यूज ने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में और उसकी डिक्री आ गई है कि ये चेक जाली है, कैंसिलेशन हो गई उसकी डिक्री. अब वो जजमेंट बाइंडिंग है उस कोर्ट पर. दैट इज कंक्लूसिव. ये थी. और दूसरी द चाइल्ड हु इज बर्न आउट ऑफ द वेडलॉक, ठीक है, 128 में उसकी प्रिजम्पशन होगी कि इनका चाइल्ड है. ये दो प्रिजम्पशन है जो कंक्लूसिव है, 128 और से आर्टिकल 55. इसके बाद जो प्रिजम्पशन है वो है 129, वो भी रिबटेबल है. कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. तो ये 3 किस्म की प्रिजम्पशंस होती हैं जिनको आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो हम आगे चलें. अच्छा, मटेरियल, ये वर्ड अक्सर यूज़ होता है. इसकी माने वो नहीं है कि कोई मटेरियल जैसे कोई सीमेंट हो या कोई दूसरा आलात हो. मटेरियल की माने है इट मे एस्टेब्लिश द ट्रूथ और फॉलिसिटी ऑफ अ फैक्ट, ठोस शहादत. ठीक है, आगे चलें. When evidence is relevant. अच्छा, अभी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने आपको अगर डेफिनेशन देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे. मिसाल से हम कोशिश करते हैं समझने की. अभी मैंने आपको बताया था ए शॉट बी, उसका एंड किल्ड हिम. दिस इज द फैक्ट इन इशू. इसका जो रेलेवेंट फैक्ट है वो क्या है? वन डे बिफोर the murder A and B had a heated argument. दूसरा, ये relevant क्यों है? ये कत्ल से जुड़ा हुआ है. It is connected with the fact and issue. तीसरा हुआ कि after commission of murder A concealed the crime weapon. ये this is a connected with the fact and issue. लेकिन सिर्फ ये conclusive नहीं है. It's only a circumstance that is relevant with the fact and issue. उसके बाद ए ने जो गन निकली थी ए से वो खोल के साथ मैच कर गई जो कि फ्रॉम द क्राइम सीन पिक किया गया था. तो दिस इज अनदर रेलेवेंट थिंग. तो फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द फैक्ट्स एंड इशू आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट्स, राइट. और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं 110, ये सारे रेलेवेंट ही हैं. ठीक है. एविडेंस इज रेलेवेंट व्हेन इट हैज टेंडेंसी इन रीजन टू एस्टेब्लिश द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैक्ट इन इशू. नेक्स्ट प्लीज. व्हेन एविडेंस इज कॉम्पिटेंट. व्हेन इट इज कॉम्पिटेंट. एविडेंस कॉम्पिटेंट कब होती है? व्हेन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ. लॉ में एविडेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट भी है, सर्कमस्टेंशियल भी है. लेकिन दूसरी काइंड की एविडेंस है इफ इट इज प्रोहिबिटेड मीन्स इट डज नॉट कम फ्रॉम अ डायरेक्ट सोर्स, हेयर से है, इनएडमिसिबल, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट. यस प्लीज नेक्स्ट. अच्छा, अब कुछ काइंड्स ऑफ एडमिसिबिलिटी हैं. एडमिसिबिलिटी से मुराद वो एविडेंस है जिसको हम लीगली रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं. दिस हैज़ टू बी जज्ड
adjudged by the court. ये कोर्ट की सारी फंक्शन है. Exactly. 131 में power to decide the questions relating to admissibility is the sole job of judge. But judge cannot do all the things. He has to be assisted by magicians like you. कि सर ये एडमिसिबल है, ये नॉन एडमिसिबल है. सबसे कम बहस मेरे ख्याल में कानूनी शहादत में होती है, कोर्ट्स में जब भी. हालांकि दैट इज़ वेरी मच रिलेवेंट. आप जिस वक्त भी आर्गूमेंट देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, द कानूनी शहादत इज़ इन प्ले ऑल द टाइम, क्योंकि एविडेंस ही डिस्कस हो रही होती है. या एविडेंस होती है या लॉ, एंड द लॉ इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सच एविडेंस. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी. अच्छा, एक होता है रिलेवेंसी में मल्टीपल फैक्ट विच इज़ इंटायरली एडमिसिबल, मीन्स वो फैक्ट इन इशू भी हो, रेलेवेंट फैक्ट हो, दैट इज़ ईजिली एडमिसिबल इन एविडेंस. दूसरा होता है कंडीशनल एडमिसिबल. कैसे कंडीशनल? कंडीशनल ऐसे होता है कि एक फैक्ट इनएडमिसिबल है, जैसे कि कोई सेकेंडरी एविडेंस इनएडमिसिबल है. क्यों? जबकि प्राइमरी एविडेंस मौजूद हो तो सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट. लेकिन अगर कोई प्रूफ आ जाए द प्राइमरी एविडेंस वाज लॉस्ट, द सेकेंडरी एविडेंस इज देन एडमिसिबल, राइट? जैसे अ फोटोकॉपी बिकम्स एडमिसिबल इफ लूजिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एस्टेब्लिश्ड. दिस इज कंडीशनल एडमिसिबल, राइट? द थर्ड वन इज क्यूरेटिव. ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो पार्टी एग्जामिन कर रही होती है अपने गवाह को, वो पूछती है लीडिंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट परमिटेड अंडर आर्टिकल 137. वेरी गुड. द अंडर आर्टिकल 137 में द क्वेश्चंस व्हिच आर लीडिंग कैन नॉट बी आस्क्ड, बट इफ इट इज आस्क्ड एंड नॉट ऑब्जेक्टेड देन इट बिकम्स एडमिटेड. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है वकला के जो प्रैक्टिसिंग है, एनी एविडेंस विच इज़ डिपोज्ड, विच इज़ गिवन इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड, इट इज़ डीम्ड टू बी एडमिटेड. दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉ. ये पहले सिविल केस में था, क्रिमिनल में भी, लेकिन अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि दिस प्रोविजन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये खोसा साहब की जजमेंट थी रिसेंटली, लेकिन आप अगर इसका मुआवजा करें कि पहले की जो जजमेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं इन हायर क्वांटम में, कि द फैक्ट विच इज़ स्टेटेड इन चीफ नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड, इट इज़ डीम्ड टू बी एडमिटेड. अच्छा, अगर आप देखें अपनी लाइफ में कॉमन, क्योंकि रूल सारे कॉमन विजडम से ये इस्टेब्लिश हुए हैं, ये फ्रेम्ड हुए हैं. अगर कोई चीज़ किसी भी आम हालात में कोई ऑब्जेक्ट ना करता हो तो इसका मतलब वो ठीक होगी ना. किसी ने एतराज़ नहीं किया किसी भी शहादत पर तो वो ठीक होती है. इसी वजह से अगर कोई भी, मुझसे किसी ने सवाल पूछा शायद से पहले कि एक केस में आपने एक वीडियो थी जिस पे दिखाया जा रहा है कि एक रॉबर को मार के और फेंका जा रहा है किसी नाले में और उसकी डेथ हो गई. दैट पर्सन हु थ्रोन हिम वाज स्पॉटेड इन सोशल मीडिया. तो आपने उसको एविडेंस को कैसे एडमिट किया? मैंने कहा अंडर दिस डॉक्ट आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया. द डिफेंस काउंसिल डिड नॉट ऑब्जेक्ट. इट मीन्स इट वाकई थी तो सही, हमने छोड़ा क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन कर दी, वी आर बाउंड बाय इट. लेकिन अंडर क्यूरेटिव एडमिसिबिलिटी एंड इनएडमिसिबल एविडेंस व्हेन नॉट ऑब्जेक्टेड टू बाय द अदर पार्टी, इट इज एडमिसिबल. सो ये एडमिसिबिलिटी की 3 काइंड्स हैं. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, प्राइमरली देयर आर 2 एविडेंस which direct. What is direct evidence? That tells us an conclusion without any source. अब ये ऐसा है कि अगर किसी ने कहा कि मैंने देखा कत्ल के करते हुए या वक़ुआ देखा अपने आंखों से, तो इसमें किसी दूसरी शहादत की ज़रूरत नहीं है इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, सवाए इसके कि उसकी जो शहादत है वो क्रेडिबल हो, रीजनेबल हो, प्रॉबेबल हो, ट्रूथफुल हो और अनशेकेबल हो.
इस वजह से तो डायरेक्ट एविडेंस किसी चीज़ की भी व्हाट इज द इट एस्टेब्लिशेस अ फैक्ट विदाउट नीड टू रेफर और इन्फ्रेंसेस और इम्प्लीकेशंस। ये डायरेक्ट किस चीज़ इसको कहते हैं दूसरी आम इस्तिलाह में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस व्हिच इज ऑक्यूलर। कन्फेशन को भी कहा जाता है। कन्फेशन इज जुडिशियल कन्फेशन, नॉट ओनली कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, आर्टिकल 39 वाला, रिकॉर्डेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। दिस इज कंक्लूसिव एविडेंस। और तीसरी सब्सटेंटिव एविडेंस है डाइंग डिक्लेरेशन। इफ इट इज प्रूव टू बी ट्रू and came from horse mouth means authentic source, then it is a substantive evidence, means punishment could be awarded on that evidence only without reference to the other. लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान says it is a matter the court should be on its guard, take caution in awarding conviction on an uncorroborated testimony. That witness can be planted, he can be induced, he can be bribed to state the false evidence. तो इसका कहीं ना कहीं से एविडेंस की शहादत को आपने जांचना है कि इसकी तायद कहाँ से मिलती है मुझे। खैर, यह तो प्रैक्टिस की बात हुई। दूसरी एविडेंस है सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल कैन बी मैनी एंड वेरी, जैसे कि मेडिकल एविडेंस, रिकवरी, आलाए कत्ल का रिकवर होना, वहाँ से जहाँ कत्ल हुआ है उस जगह से कोई खून आलूदा मिट्टी का वो ये बताता है कि यहाँ वक़ूआ हुआ था। और इसके अलावा आप बताइए जी। दैट जेंटलमैन इज अनसीन। Where is? Yes, you can have a mic, gentlemen. Hello. जी, yes, please. Sir, geofencing evidence. Geofencing evidence. Yes, geofencing evidence भी है. That is also a जो डायरेक्ट नहीं है वो सारी circumstantial है। और दूसरा के conduct of the accused before the offence and after the offence, previous and subsequent, before accused से दुश्मनी थी, डिसीज से दुश्मनी दी, और उसके बाद वाला कंडक्ट उसको लास्ट सीन एविडेंस मकतूल के साथ देखा गया आखिरी दफ़ा और उसके बाद मकतूल की लाश मिली। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, बट इट इज़ ओनली अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल का मकसद ये है दैट वी कैन टेक इन्फ्रेंस बट दैट इज़ नॉट कंक्लूसिव। अच्छा, उसकी फिर क्या रूल्स हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के, ज़रा दिखाइए। नेक्स्ट, requisites of circumstantial evidence। आप पढ़ेंगे सर? आपकी आवाज़ भारी, कौन इसको पढ़ेगा? Who will do the honor? आप पढ़ेंगे। मिस्टर हशाम will do the honor। नहीं, बात सही है, आप पढ़ें। Requisites of circumstantial evidence. There is more than one circumstance. Number 2, the facts from which the inference are derived are proven. The combination of all circumstances is such as to produce conviction beyond reasonable doubt. The rule is that the circumstances proved should constitute an unbroken chain, which led to one fair and reasonable conclusion, pointing to the accused to the exclusion of others as author of crime. Thank you. पहली बात, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव करने के लिए एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं होनी चाहिए, वो कई होनी चाहिए। ठीक है, एक सर्कमस्टेंस से कुछ नहीं। अगर देयर इज एविडेंस दैट द अक्यूज्ड वाज लास्ट सीन विद द डिसीज्ड, देन दिस इज ओनली अ वन सर्कमस्टेंस। प्रूव ये करना पड़ेगा कि इसकी चेन बने, इसका लिंक हो, कातिल का मकतूल के साथ कोई कॉजल लिंक बने। जैसा कि इफ इट इज द केस ऑफ हस्बैंड किलिंग द वाइफ व्हिच इज यूजुअल इन कराची, इसमें कोई शहादत नहीं होती सिवाय एक शहादत के, दैट इज सर्कमस्टेंशियल। एक केस मैं आपको बताता हूं जिसमें हस्बैंड एक्सटर्मिनेटेड हिज वाइफ, किल्ड हिज वाइफ इन हिज हाउस एंड टुक द प्ली दैट शी डाइड ड्यू टू लिवर इश्यूज। Initially, I was not so excited in trial of the cases which is without evidence. लेकिन जब केस चला
बात कुछ कड़ी से कड़ी मिलती गई. The circumstantial evidence was that the relations between the spouses were strained. The brothers given evidence to that respect. Other aspect was that the husband and wife were living alone, and there was no other person in the house where she died. Other evidence, next, after the incident, the accused took the plea that she died out of liver issues. वो बीमार थी. जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो आया गया कि उसका गला दबा के उसको कत्ल किया गया. अच्छा, अक्यूज ने फिर दूसरी प्ली भी ली. क्या ली कि अक्यूज ने प्ली ये ली थी कि इसने जहर खाया. नाउ आई रिमेंबर, उसने जहर खाया. वहाँ जो जब उसकी हलाकत हुई थी, घर के बाहर बॉडी को लेके आया तो किसी पड़ोसी ने पूछा, बोला ये तो इसको लिवर प्रॉब्लम था, अभी है, जिंदा है, हम ले जाते हैं हॉस्पिटल. अच्छा, हॉस्पिटल में जब डेथ की कॉज पता चली तो ये भाग गया. एक और एविडेंस. दूसरा, जब मैंने सवाल पूछा 342 में, आपकी वाइफ का जनाजा आपने पढ़ा? तो कहता नहीं. अनदर एविडेंस. उसके बाद आप उसकी कंडोलेंस कहाँ की आपने? कहाँ ये वो उनके घर में हुई थी जो उसके पेरेंट्स का हाउस था. आपने ना जनाजा पढ़ा, ना आपने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया. लास्टली यू वर सीन विद हिम एंड द प्ली यू टुक वाज फॉल्स. मुझे बड़ा अच्छा लगा एक जजमेंट पढ़ के इंडियन जुरिस्डिक्शन से, जो कि यहाँ से थोड़ी मुख्तलिफ है, देखना पड़ेगा. अगर अक्यूज कोई फॉल्स प्ली रिकॉर्ड करता है और प्रूव हो जाती है कि ही हैज टेकन अ फॉल्स प्ली, देन दिस इज एन इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट हिम. कमाल हो गया. यह एविडेंस प्रोसिक्यूशन नहीं देती. अक्यूज की उस प्ली से इंडियन कोर्ट्स आर टेकिंग इन्फ्लुएंस. अगर उसने फॉल्स प्ली ली है तो देन ही इज इन ट्रबल. और इसका हवाला सीआरपीसी में मिलता है. मेरे ख्याल में किसी के पास है सीआरपीसी 382B. सबने सुना होगा. ए, अगर कोई है किसी के पास तो निकाल दे, हो सकता है आई एम मिस्टेकन. 382A, ये जरा देख लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, ये सारी मैंने आपको एक केस बताया. When the judgment was pronounced, the lawyer was really upset because he says that, sir, ये तो there was no case against the accused. आपने उसको सर, अब आप देखें, इन सारे सर्कमस्टेंस को डिफेंस काउंसिल ने ब्रेक नहीं किया. कैसे? अगर ये बात तय हुई कि आपने, ये बात जब सामने आई कि उसका झगड़ा अपनी वाइफ से था, तो उसको चैलेंज ही नहीं किया गया. They were working last scene together, living together. इस पे भी कोई ऐसी उसने ब्रेक करने, जितने भी एविडेंस थे, इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ अ डॉक्टर which was very competent in that case, उसको चैलेंज, मतलब सीरियस चैलेंज नहीं किया, उसको डेंट नहीं दिया. Every circumstance stood proved by cogent evidence and non-denial of the accused. So the fact was very bitter. A क्या कहता है? C है नहीं, A क्या कहता है? बेल का. There is no A. C क्या है? हाँ, ये पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए. जी, अब इसकी थोड़ी कमेंट्री भी तो करें. आप क्या समझिए इससे? अच्छा, पहले इससे एक और जो हमने सीखा है अपने बड़ों से, जब भी आपको किसी प्रोविज़न में डिफ़िकल्टी हो पढ़ने में,
यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न कानून शहादत और दूसरों में आएंगे जो थोड़े से अनक्लियर हों। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि सेक्शंस को ब्रेक करते हैं, दे मेक इट लुक एज इफ दे आर मेकिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट। ठीक है, आप इसको इंग्रेडिएंट्स बनाइए, इसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि पहले एक लाइन पढ़े जी, क्या लिखा है? इन पासिंग अ सेंटेंस, अच्छा ये एक इंग्रेडिएंट बना, वाइल पासिंग एनी सेंटेंस ऑन द एक्यूज्ड। ठीक है, आगे पढ़िए, ये एक इंग्रेडिएंट हुआ। आगे, अ कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन एनी फॉल्स और स्कैंडलस प्ली, राइट? ये इसका दूसरा इंग्रेडिएंट बना। तीसरी, सॉरी ये क्या? टेकन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ, यानी कि डिफेंस लॉयर ने भी की तो उसका गुनाह जारिया बढ़ा, यही हुआ। सॉरी, डिफेंस टेकन बाय, तो ये इसके 3 इंग्रेडिएंट हुए। अच्छा फिर क्या चौथा इंग्रेडिएंट क्या है? अच्छा, द कोर्ट, व्हाट कोर्ट कैन डू, ये तो पता ही नहीं चला। अच्छा, टेक इनटू कंसीडरेशन, यू मीन टू से, अच्छा, while passing a judgment the court can take into consideration the false or scandalous plea raised by the accused or it is taken on his behalf, right? अच्छा, जब भी कोई सेक्शन हो आप इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इट्स मीनिंग वुड अपीयर टू यू वेरी क्लियर। लेकिन जब जल्दी में पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा। रीड इट विथ फुल स्टॉप, कॉमा, जो इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स हैं दैट मस्ट बी फॉलोड, आपको उसकी मीनिंग बड़ी समझ आएगी। और अभी क्योंकि आपका टेस्ट है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये कानून शहादत किसने, इसका खालिक कौन है, किसने दिया था, तो इसका नाम भी आएगा जेम्स फिट्जर इज अ पर्सन, इंग्लिश मैन हु एक्चुअली इनेक्टेड द एविडेंस एक्ट 1872। इससे पहले भी कोई और था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू रीड इट होल, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो आई वॉज रेफरिंग कि जो सर्कमस्टेंशियल की रिक्वायरमेंट है सज़ा देने की या प्रूव होने के लिए, देयर शुड बी मेनी सर्कमस्टांसेस फर्स्टली, देन एवरी सर्कमस्टांसेस मस्ट बी प्रूव विद कॉजन एविडेंस, and all the circumstances would make an unbroken chain of events to reach a logical conclusion that this fact exists, कि उसने कत्ल किया है, and from such inference no other inference or the conclusion is to be drawn. This is the rule of circumstantial evidence as laid down by the superior courts. Next please. अच्छा, अब पहले तो हमने पढ़ा था कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन प्रैक्टिस में देखने में आया कि बहुत सारी एविडेंस है। एक जो है ओरल, दूसरी एक्सट्रिंसिक, यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया तो उस पे एविडेंस दी जा सकती है कि आई हैड सीन द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर दिस एंड दिस, तो ये आएगा एक्सट्रिंसिक में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिस्कस की जा चुकी है। इसके 2 मेन पार्ट हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन ऑफिशियल ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और जितने डॉक्यूमेंट 85 आर्टिकल है, जन 85 आर्टिकल है, एम आई रेफरिंग टू 85 आर्टिकल? यस, थैंक यू, आई एग्री विथ यू नाउ। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद रियल एविडेंस आती है। रियल एविडेंस क्या होती है? व्हाट इज रियल एविडेंस? आलाय कत्ल हुआ, केस प्रॉपर्टी हुई, डिसीज क्लॉथ्स हुए, इस कोई भी मटेरियल चीज़ जो है कोर्ट के सामने रखी जाए तो वो भी एविडेंस होती है। ठीक है, ये 4 किस्म की एविडेंस और भी है। आगे चला। अच्छा, एक और जो एविडेंस में टर्म यानी इस्तिलाह यूज होती है, दैट इज कोरोबरेटिव एविडेंस। कोरोबरेटिंग एविडेंस कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सपोर्टिव एविडेंस। एक एविडेंस है ऑक्यूलर, जैसे कि किसी ने कत्ल करते हुए देखा, वो आई विटनेस बना, चश्मदीद गवाह, उसकी तायद में किसी ने देखा कि जनाब ये तो इसके साथ पहले झगड़ा भी हुआ था कत्ल के, तो दिस इज अ कोरोबरेटिव। आलाय कत्ल का निकलना और आलाय कत्ल से
कोई साइंटिफिक प्रूफ का आना, जैसे कि एमटी मैच करती है पिस्टल से और उस पिस्टल से कत्ल हुआ है। इसके अलावा जो खून गिरा है या खंजर पर या ज़मीन पर, वो खून भी उसका मकतूल का है। दीज आर corroborative piece of evidence. तो primarily we have substantive evidence on which the court can award conviction on the sole basis of substantive. Corroborative evidence can support the ocular or substantive evidence. On the basis of corroboration and corroboratory evidence, no conviction can be made. ठीक है। अच्छा, दूसरी cumulative, this is an additional evidence of the same kind as those already presented and establishes the same issue. ठीक है, next please. अच्छा, एक और है, एक पॉजिटिव एविडेंस है, दूसरी नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या होती है? अगर कोई बंदा कहे कि इट इज़ द एविडेंस व्हेन अ विटनेस स्टेट्स दैट एन इवेंट अकर्ड और शी नोज इट दैट इट रियली अकर्ड, इट ट्रांसपायर्ड। किसी वाक़े के बारे में कहना कि जनाब ये वाक़ई हुआ है, और नेगेटिव क्या होगी? उससे लाताल्लुकी, तो मैंने तो कत्ल करते हुए देखा ही नहीं, मुझे क्या पता कत्ल हुआ है नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव एविडेंस। और आगे चले, जुडिशियल एविडेंस, ये सारी जो जितनी कोर्ट में शहादत, which court permits and that is not excluded or prohibited by any law, that will be जुडिशल एविडेंस, यानी जो भी रिकॉर्ड पे पेश हुई हैं, एडमिसिबल विटनेसेस ने दी हों, डॉक्यूमेंट से प्रोड्यूस की हों, या जितने भी अभी ये डिस्कस हुई, मटेरियल हो, रियल हो, दैट वुड बी एडमिसिबल एज वेल एज रिलेवेंट, शर्त ये हो। नेक्स्ट, एक वर्ड होता है प्राइमा फेशी, बादी उन नज़र में, ये क्या एविडेंस है? दैट एविडेंस इज such kind of evidence which can be rebutted if something is brought against it. सिविल केस हो जिसमें हम स्टे की प्रोसीडिंग आप डिस्कस करते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है कि जनाब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस चीज़ का कि हम इस घर के ऑनर हैं, हमें थ्रेटन किया जा रहा है कि हम इसको खाली कर दें बाय द गुंडा एलिमेंट्स, तो दिस एविडेंस इज प्राइमा फेशी। क्यों? अभी उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, दैट एविडेंस इज येट टू कम एंड द विटनेस इज येट टू बी टेस्टेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका हम प्राइमा फेशी इसको तस्वीर करते हैं बादी उन नज़र में जो शाह। इसी तरीके से क्रिमिनल में बेल मैटर होता है, जितनी पुलिस वाला लिखता है अपने मुंशी के साथ एविडेंस बैठ के 161, वो सारी एविडेंस बादी उन नज़र में प्राइमा फेशी एविडेंस कहलाती है। और देन द कोर्ट हैज़ टू सी द प्राइमा फेशी एविडेंस एट प्रिलिमिनरी स्टेज बिफोर ट्रायल। बेल स्टेज पर डीपर एप्रिसिएशन इज इनएडमिसिबल, नॉट परमिसिबल, राइट। नेक्स्ट, प्रिजम्पशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिजम्पटिव एविडेंस क्या है, और प्रिविलेज्ड एविडेंस, कुछ प्रिविलेजेस हमने डिस्कस की थी, जैसे कि मैजिस्ट्रेट साहब को या को अगर किसी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं कन्फेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रेट, और सेशन कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो दे डू प्रोड्यूस सच एविडेंस। उसमें अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि ये ऑफेंस की आपको कैसे पता चला, सर्टेन क्वेश्चंस आर प्रोहिबिटेड व्हिच कैन नॉट बी आस्क्ड, और उनके बाद उनको प्रिविलेज है कि नॉट टू आंसर दोज क्वेश्चन, लेकिन प्रिविलेज कैन बी वेव्ड, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। वो सेज आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, सो इट मे बी, बट द सुपीरियर अथॉरिटी to which he is subordinate may ask question against whom there is no privilege. अच्छा, इसके बाद है ओपिनियन एविडेंस। अभी मैं कोई केस लॉ पढ़ रहा था जिसमें एक टैटू पे एविडेंस थी। टैटू यानी कि कोई बॉडी पे कुछ मार्क्स बनते हैं, बाज़ औक़ात किसी आदमी के, किसी जानवर के, या किसी भी शे के। तो एक एविडेंस बुलाई गई, एक गवाह आया स्पेशल कि आप बताएं कि इसकी मीनिंग क्या है। उसमें ये शक्ल बनी हुई थी कि एक औरत थी और वो आंसू गिरा के रो रही थी। दिस वाज द होल स्टोरी। यहाँ आप ऐसा तस्वीर करेंगे पेंटिंग थी, टैटू लेकिन अलग होता है पेंटिंग से। दैट एक्सपर्ट वाज कॉल्ड टू डिटरमाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टैटू इंस्क्राइब्ड ऑन द बॉडी ऑफ सो एंड सो पर्सन। सो उससे पहले
उसकी क्वालिफिकेशन को जज किया गया कि आपने पहले बताया कि आप एक्सपर्ट हैं, कैसे एक्सपर्ट हैं, आपने इससे पहले क्या एक्सपीरियंस किया है, तो उसने बताया अपना रिलेटेड एक्सपीरियंस। देन उसने एक नतीजा निकाला उस तस्वीर का, दैट एविडेंस वॉज हेल्ड टू बी रेलेवेंट अंडर दिस एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट में डॉक्टर आता है कि कॉज ऑफ डेथ बताता है, इसके अलावा फायर आर्म एक्सपर्ट आता है, वो फायर आर्म एक्सपर्ट तो खैर प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी रिपोर्ट एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 510 CRPC, और कहता है कि इस एक्ट इस पिस्टल से फायर हुआ है या ये पिस्टल चलीदा पोजीशन में, इट इज़ इन वर्किंग ऑर्डर। इस तरीके से अगर किसी की हैंड राइटिंग है तो वी कॉल एक्सपर्ट्स टू प्रूव वेदर सच हैंड राइटिंग बिलोंग्स टू सच एंड सच पर्सन, या फिंगरप्रिंट्स हैं या सीरोलॉजिस्ट है एटसेट्रा। ऑल दिस कम्स विद इन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कॉल एक्सपर्ट एविडेंस। नेक्स्ट प्लीज। सोर्सेज ऑफ एविडेंस कैन बी 3 टेस्टिमनी यानी कि ओरल या ऑक्यूलर, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री। यस नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये बेस्ट टूल एविडेंस, दिस इज द बेस्ट टूल एविडेंस, यानी कि अगर किसी भी केस सिविल हो क्रिमिनल हो, बेस्ट एविडेंस इज टू बी प्रोड्यूस। मैं आपको क्रिमिनल की मिसाल दूं, अगर एक केस है रिकवरी ऑफ फायर आर्म वेपन का, जिसमें एक मशीर है प्राइवेट और दूसरा है पुलिस ऑफिशियल, और प्रोसिक्यूशन उस पुलिस ऑफिशियल को एग्जामिन करती है लेकिन उस प्राइवेट पर्सन को एग्जामिन नहीं करती है, व्हाट इन्फ्रेंस कुड बी ड्रॉन? आप नतीजा क्या निकालेंगे इसका? दैट यस, यानी कि वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन को या तो सपोर्ट नहीं करता, एक निकलेगा, या वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं है। इस तरीके से एडवर्स इन्फ्रेंस इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच फैक्ट। आसिफ साहब, क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करें। देखिए, पूरा इल्म तो किसी के पास नहीं, कानून शहादत एक समंदर है। मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स दी थी, बाकी आपने जो बेयर एक्ट्स है उसको देखना है, और इसकी जो प्रैक्टिस होती है कि जिस बुक्स में MCQs की वो कीजिएगा। मैं समझता हूँ आपसे के साथ जब एक्सचेंज हुआ इंटरेक्शन, तो आप यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एविडेंस, सो यू विल फील नो डिफ़िकल्टी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आसिफ साहब वुड आंसर ऑन माई बिहाफ। मैं इनको पावर ऑफ अटर्नी दे देता हूँ। इज इट ओके? आज के लिए नहीं कह रहे हैं। यस, देखें, मेमोरी टेस्ट मत दीजिएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है, किस सेक्शन में लिखा है। आई हैव जो है ना डिस्कार्डेड दैट प्रैक्टिस। यस जेंटलमैन, वालेकुम सलाम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। This is Aprili. I belong to Aprili family. माशाल्लाह। And I am a student of, I have done third year of law. माशाल्लाह। And still I have a question about sir, evidence and proof. There will be a major point about two components. What will be the basic point? I'm sorry to ask you because that's a good time to ask you, sir. There is a limit, that points of proof and evidence. If you share me about the elaborated solution, it would be good for me and for our, group and student helping. And the third question is that, sir, if you give me these slides, it would be so, For that, I have requested Mr. Asif Korejo, he would do the honor and free of cost. Okay, sir. If anything is provided by bar free of cost, this is something unimaginable, and you would be happy to that. अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्लाइट स्नीक डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ एंड एविडेंस। देखिए, प्रूफ इज समथिंग which can be inferred after recording evidence by considering that such evidence was of such a nature that certain facts exist or do not exist. For example, मैंने आपको बताया था कि अभी डाइंग डिक्लेरेशन में अगर कोई बंदा कहता है, जिसको बताया कि 15 गोलियां लगी, उसके बाद उसने 7 लोगों के नाम बताया उसके बाप दादा के साथ, ये डाइंग डिक्लेरेशन 3 गवाहों ने बताया कि जनाब हम साथ थे और इसने ये उन इनके नाम लिए।
the very thought that came in my mind, there was no evidence of a medical officer that the person who received such wound was able to talk. डॉक्टर ने कहा था he died instantaneously, क्योंकि मेडिकल एविडेंस ये बताती है कि जब किसी को गोली लगती है तो एकदम से ब्लड आता है, बंदा शॉक में चला जाता है, हेमरेजिक शॉक. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये एविडेंस तो थी, द फैक्ट रिमेन्स नॉट प्रूव्ड. हाँ, ये अगर किसी को, जैसे मैंने कहा, एक बंदा कहता है, कन्फेस करता है कि मैंने कत्ल किया, दो इट इज सफिशिएंट. बट मर्डर ट्रायल, in murder trial this has been ruled, settled by the superior courts, when a confession is recorded it cannot be considered unless it is corroborated. एक बंदा कहता है कि जनाब मैंने कत्ल किया, ये शहादत है, दिस इज एविडेंस. प्रूफ कैसे होगा अब बताइए. कत्ल करने के बाद उसकी ही निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर होती है, उसी की निशानदेही पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो कि नहीं देखी थी पहले किसी ने, वो विजिट होती है, उसकी निशानदेही पर, उसकी लीड पर आलाए कत्ल बरामद होता है. इसका मतलब उसने जो कन्फेशन किया उसकी कॉरोबोरेशन मौजूद है, उसकी तायद. अब ये कन्फेशन इज द एविडेंस दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रूफ. दिस इज प्रूफ. एनी व्हाट वाज योर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन? यू आस्क्ड मेनी क्वेश्चन. What was? Yes, please. सर पहले तो मैं अपनी थोड़ी सी सजेशन दूंगा. According to my opinion, there is no rule without exception in QSO. जबकि हम पूरा के QSO को पढ़ेंगे ना तो आपका क्वेश्चन है, या आप पहले क्वेश्चन पूछिए, पहले क्वेश्चन पे हैं. देखें, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर एक्सपीरियंस हेयर, यहाँ ही. क्वेश्चन में सवाली निशान आता है आखिर में, याद रखिए. इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन देन इट मस्ट बी एन इंटरोगेटिव फॉर्म. मैं फुल लिबर्टी दूंगा, टाइम कम है हमारे पास. आई विल आस्क यू टू कम टू माई कोर्ट फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस. मुझे अब क्वेश्चन पूछिए. सर पहली मर्तबा जो है हेड में आया QSO ऑप्शन में था एडजेक्टिव ला एज वेल एज प्रोसीजरल ला. हाँ. तो फिर सर दोनों ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन में हम कौन से को चॉइस करेंगे? आइदर ही एडजेक्टिव ला एज प्रोसीजरल ला, एक था एडजेक्टिव ला, दूसरे में था प्रोसीजरल ला. तो हमको अच्छा, ये तो क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि दो करेक्ट आंसर दिए गए. क्योंकि हमारे पास केस लॉ मौजूद है जिसमें एडजेक्टिव लॉ कहा गया है, इंडियन भी, पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन, दिस इज प्रोसीजर लॉ भी है. देखें, जो एडजेक्टिव लॉ है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर लॉ. यस प्लीज. ये क्वेश्चन देखें, हमने भी काफ़ी टेस्ट दिए, कुछ क्वेश्चन गलत फ्रेम होते हैं. सम क्वेश्चंस आर एरोनियसली फ्रेम्ड. उसके लिए आप और मैं कसूरवार नहीं. यस प्लीज. यस मैम. वालेकुम सलाम. यस मैम. Very difficult question. Well, very nice question, I would say. Res geste. Acha, normally there is an rule of evidence that evidence should be direct, right? If a person says he has seen something, heard something, perceived something, he should say directly, I have done this, I have understood, seen, heard, right? This is called direct. Res geste is a rule of evidence that is an exception to the hearsay. Oh, sorry, that is an exception to the direct evidence. Anything said after the incident, anything happens after the incident. लोगों का आपने देखा कहीं भी वकूआ होता है तो उसके बाद लोग कुछ चे मगोइयाँ कर रहे होते हैं. Soon after that, कि यार ये कातिल फला था, हमने देखा था. That is, अच्छा, जबकि वो बंदे अदालत में पेश भी नहीं हो, that is still in admissible evidence on the theory of res geste. This is called. और यस अशाम, मुझे पता था आप जरूर पूछेंगे. यस. आपने 489 की केस को बताते कहा था कि अगर क्रिमिनल जो कोर्ट से अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देके उस अक्यूज की एक्विटल हो जाती है तो सिविल कोर्ट के अंदर नो, उसको इफेक्ट नहीं करेगी. बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो आर्टिकल 55 कहता है, द जजमेंट
of civil code would be binding, not the criminal code would be binding on the civil code. Thank you. मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ लोग आउटसाइड द प्रोविंस, आउटसाइड द सिटी आए हैं. अल्लाह आपको कामयाब करे. और बाहर का शुक्रिया कि उसने आपको और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी टू शेयर अवर एक्सपीरियंस. और ये आसिफ साहब ऐसे काम करने में बिल्कुल नहीं हेजिटेट करते. मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सब का भी कि यू हैव, क्योंकि जज हमेशा सुनता है. आज पहली दफ़ा या दूसरी तीसरी दफ़ा मुझे मौका मिला है. सो अब आपको पता चला होगा कि हमारे जॉब कितना मुश्किल है. फॉर आवर्स और टू यू आर कंटिन्यूसली बेयरिंग मी पेशेंटली. सो लुक एट माई सेल्फ, आई डू दिस फॉर 8 hours. जज़ाकल्लाह.